ई भी पढ़ा है, एफ भी करा है। बस सेल्स क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। आ जाइए, ये पहली एंट्री हो गई। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डिस्काउंट जो बोलते हैं, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं जी? दो टाइप के। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है आपको ट्रेड डिस्काउंट। कोई आदमी हमको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पहले डिफरेंशिएट बता दे, देन एंट्री बता दे। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम जब हम बल्क में लेते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर। नहीं, जो हम हमें लेने के नहीं, अब हम देने, सेल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें होगी जब आज। हम बल्क में आज जब हम देते हैं टू होलसेलर, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और जो रिटेलर आगे कस्टमर्स को देता है जो कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये कहीं पढ़े या अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? अपनी मर्जी से। अब चलेगा। चलो, इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है 5% का और कैश डिस्काउंट है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट इज 10% एंड कैश डिस्काउंट इज 5%। नाउ टेल मी कि हमको पैसे कितने मिलेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। बोले भाई, जल्दी जल्दी बोले, यह चैप्टर बड़ा है। आई नीड टू कवर इंटायर थिंग्स टुडे। हम ट्रेड डिस्काउंट की सर एंट्री नहीं करते, तो हम नहीं, सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। चलो यानी टेक्निकली, सिर्फ 80। टेक्निकली यू आर राइट नाउ, टेक्निकली यू आर राइट। अब बता दे कि हम अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे। हमारा अकाउंटिंग में कितना, ये 100 रुपया लिखा जाएगा या कम लिखा जाएगा? कम लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 85 आएगा। आप बोलो हम 85 आएगा और 85, डिस्काउंट की एंट्री आएगी साथ में। यानी आप बोलो कि हम 85 रिकॉर्ड कर ले। नहीं, AR 85, डिस्काउंट डिस्काउंट गिवन 5 डेबिट और 2 सेल्स 90। क्या हो गया आपको? नहीं, सेल्स 100 ही होगा। और ये बोल रहे हो सेल्स 90 लिख दूं ना? जी। चलो, ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस तभी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको डिफरेंस समझो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो आपसे प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। जिसकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करना, प्रमोट करना। बिजनेस प्रमोट के लिए देते हैं और ये क्या करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए करते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क है। तो जो बिजनेस प्रमोट के लिए दिया जाता है उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, नो अकाउंटिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अकाउंटिंग होती है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग तब होगी जिस वक्त आप पैसे रिसीव कर रहे होंगे। इसकी अकाउंटिंग तब होगी when you receive the money, receive the money। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो डिस्काउंट के साथ की नहीं होगी, बल्कि पहले दिन जब हम सेल करेंगे वो 90 में करेंगे। और जब मेरे को कैश आएगा तो हम लिखेंगे कैश डेबिट, ठीक है जी। डिस्काउंट डेबिट और AR क्रेडिट। अगर इस पे कोई डाउट है तो बताएं। किसी को भी डाउट है? इज देयर एनी डाउट फॉर दिस? हेलो? नो सर। मेरा तो सेल तो 100 का है ना यार, यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ना तो उसको सेल से इनिशियली ही माइनस कर देते हैं, यानी आपका ओके। ओ जी जी ओके। For example, while we are going for shopping at Lulu, हाँ हाँ the normal price is 100. The discount is 400. So we will pay only 100. It's a trade discount. Correct? yes, yes, exactly। और there is a something, Lulu came with some offer like this, 210 by net 30। have you read about this offer?
Yeah, in the bills and all. If it goes on the credit, टू then we नेट, have 10. 10 और 30। इसका कोई बंदा इसका इंटरप्रिटेशन बता दो भाई। That means If we pay within 2 days, then we will get 10% discount, or या we have to pay within 30 days. no, यल्ला 30% discount for 10 days, pay for 30 days without any discount. हाँ, 2% discount if you pay within 10 days, 30% discount if you pay after. No, no, no. There will be No no discount. discount. There will be no discount No if you pay after 30 days. Yeah. Okay. Now can you tell me if I am taking this sale now? Okay. For this example, this is finished now. Okay. Now you tell me for this example only. I have a 10% trade discount, 5% cash discount. Okay. That what is there. Now the question says that I want to evaluate these two options. I want to evaluate these two options, which is good for them. 210 net 30. 210 net 30. Now the interpretation of this line is 2 rupees का discount if you pay within 10 days. 10 यानी days. 2% का डिस्काउंट। इस लैंग्वेज को अगर आप अच्छे से समझो तो 2% का डिस्काउंट अगर आप कितना दिन में दोगे? 10 दिन में। अगर आप 10 दिन के बाद देते हो तो आपको पूरा का पूरा पैसा लाके देना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो, अगर आपने 10 दिन के अंदर में पैसा लिया, रिसीव्ड इन 10 डेज, तो इसकी एंट्री बताओ क्या बनती है? पहले तो 10 दिन के अंदर अगर पैसा मिला तो आपको कितना कैश मिलेगा? How much will be cash received? It will be less, 2% less. Amount, value. 98 90 का 2%. यानी मेरे को जब कैश रिसीव्ड होगा वो कितना होगा? मल्टीप्लाई सॉरी दिस का 98%। इज इट? Yes, 88.2. ठीक है, हो गया। यानी अगर 10 दिन के अंदर में कोई बंदा देने आएगा तो मेरे को ये 88.2 पैसा रिसीव होगा। बाकी का एंट्री हम कहाँ डाल देंगे? डिस्काउंट पे डाल देंगे। तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे जी? डिस्काउंट कितने का आएगा मेरा बताइए? $1.8. 1.8 का डिस्काउंट आएगा। इज इट क्लियर? इस वाले सवाल में कोई डाउट है? नहीं है। ये बंदा 12वें दिन के बाद पेमेंट करने जा रहा है। रिसीव्ड ऑन 12th डे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री? तो कैश रिसीव 90, AR 90। कैश, डेबिट एंड AR 90. 90. There won't be any discount because the argument is that you have to pay within 10 days or else you will lose this opportunity. Is it? Yes, sir. ये क्लियर हो गया। अब कोई भी आदमी मेरे को एक इफेक्टिव इसमें वो बता सकता है क्या? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता सकता है क्या? इफेक्टिव रेट बता सकता है? Effective rate. तो जो CMA पार्ट 2 पढ़ा होगा उसको पता है, वरना किसी को नहीं पता होगा। AR मैनेजमेंट का पार्ट होता है ये। AR मैनेजमेंट का ये पार्ट है। बताया जाता है कि इफ यू आर गेटिंग दिस ऑफर, नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव सेविंग फॉर यू? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सेविंग, हाउ मच % you are saving in this? Okay, so how you will evaluate your option? First of all, this 2 rupees discount you are getting, and you are paying how much? 98. How much you are paying actually? 98. Are you agree with this? 2 रुपए का सेविंग, 98 का पेमेंट। Is it okay? Not 98, बट ये सेविंग कितना दिन में कर रहे हो आप? 10 days में।
नहीं, ये सेविंग आपको सिर्फ 20 दिन के लिए हो रही है, क्योंकि 10 दिन का तो अगला बोला ही था कि तुम पैसे मेरे को 10 दिन के अंदर कभी भी लाके दे देना। ओके। तो यानी 360 डिवाइड बाय 20 कर दोगे तो आपको इफेक्टिव रेट पता चल जाएगा। 365 नहीं सर? चलो 365 कर लो यार, हमारा मैथमेटिक्स में डेज को लेके कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। टू यानी डिवाइड ये इफेक्टिव का इसका इफेक्टिव रेट कितना परसेंट है? 37% का आपको बचत हो जाएगा। मिराज भाई इधर 98 कैसे मिला वो डिनोमिनेटर? या हबीबी, this 98 actually your actual output is how much if you are paying within 10 days? 88। लेकिन एक्चुअल में आपको 88 पे आउट होता है, ठीक है, लेकिन आपकी सेविंग 1 रुपया 80 पैसा होती है। जी। तो वो 2/98 ही है ना। इधर यू राइट 1/8 बाई 88.2 और 2% अगेंस्ट द 98, बोथ इज सेम। ओके। अच्छा। For you the both is same. So if you are doing your effective rate calculation, it's better to go with the original number. It's better to go with the original number. So if you are paying within 10 days, how much days you are saving in your hand effectively? You are saving 20 days. In 20 days, you are actually earning how much? 2%. 2%, how good you are saving? On 98. So what is the percentage you are saving? Then you have to convert into for the year 37%. If you have to borrow from the market 25% of interest, it's better to borrow at the 25% of rate and pay this to gentleman, so that you will have a 12% of net saving in your business. If you are not paying within 30 days, within 10 days, it means you are losing how much? 2 रुपया यूज कर रहे हो ना, लूज कर रहे हो। ये 2 rupees you are losing if you are not paying within 10 days. हाँ जी। ये जो इफेक्टिव रेट है 37%, ये कैसे आया? मैं वही उसको ही एक्सप्लेन कर रहा, मैं ये बोला अगर 210 नेट 30, इसका मतलब है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 दिन में पैसे देते हो। तो अगर 10 दिन में पैसे नहीं देते हो तो आपको कितने का नुकसान हो जाएगा? 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और 2 रुपए का नुकसान होगा वो भी सिर्फ 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 20 दिन। तो मैंने क्या किया कि 2 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। एक्चुअल में वो 98 आपको पे करना था और 2 रुपए का एक्चुअल में नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 10 दिन पहले, अगर 10 दिन के अंदर में बेच देते, अगला को अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 2 रुपए का बचत हो जाता है और 98 का पे आउट होता है। और इसका बचत कितने दिन के लिए आप काउंट कर रहे हो? वो सिर्फ 20 दिन में आपको ये बचत हो रहा है, क्योंकि अगला 20 दिन का आपको टाइम दे रहा था, 30 दिन तक का टाइम दे रहा था, जिसमें 10 दिन डिस्काउंट डेज था। तो डिस्काउंट डेज को आप हटा दिए तो आपके हाथ में नॉन डिस्काउंट डेज कितना बचा? 20 दिन। तो ये 20 दिन में आपको कितने का लॉस हो गया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ 365 से, ताकि आपको ईयरली इफेक्टिव पता चल जाए कि आपका ये कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। इफ यू आर नॉट पे विद इन द टाइम, अगर आप टाइम में नहीं दे रहे हो तो आप कंपनी में कितने % का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर पेइंग इन टाइम, इट मींस यू आर एबल टू सेव 37%। इफ यू आर नॉट पेइंग इन टाइम मींस यू आर गिविंग द 30% रिवर्स रेवेन्यू टू द बिजनेस। आप बिजनेस को उल्टा पैसा घटा के दे रहे हो, ठीक है। मेहनत कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीजें थी जो मेरे को यहाँ पे कवर करनी थी। दैट वाज द स्लाइड 2, वो हम लोग का स्लाइड 2 था, ठीक है। आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये कैश डिस्काउंट मिलेगा 210 नेट 30 का मतलब होता है नेट ड्यू डेट आपका जो 30% की है, लेकिन आप 10 दिन के अंदर में दोगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइन। फिर मैंने बोला अब आ जाइए कि हम जो अपना जो
अकाउंटिंग करते हैं उसमें दो मेथड्स थे। एक मेथड्स में जो है हम क्या बोलते हैं कि ग्रॉस मेथड्स होते हैं, दूसरा नेट मेथड्स होते हैं, नेट मेथड्स होते हैं। तो ग्रॉस मेथड्स को हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी कवर कर लिया। ग्रॉस मेथड्स में हमने ये वाला पार्ट कवर किया, ये वाला कि हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया फुल वैल्यू पे और बाद में जब पैसा अगला देने आया तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो जब पैसे मेरे को मिल गए तब हमने उसको डिस्काउंट दिया। देयर इज अनदर वे जो हमको पीछे यशवंत भाई ने रिकमेंड किया था। यशवंत भाई ने बोला कि आप एक काम कर लो, अगर इफ यू आर श्योर कि आपको 5 रुपया डिस्काउंट देना ही है तो आप इनिशियली डिस्काउंट रिकॉर्ड करो। भाई प्लीज वो साइलेंट कर लो भाई, रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नेट अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? ये नेट अप्रोच है। पर ये बिजनेस इसलिए एडवाइस नहीं करता कि आपके पास पैसे आए नहीं है बट स्टिल यू आर बुकिंग द डिस्काउंट। ये जो अप्रोच है ये इसको हम बोलते हैं ग्रोस अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोस अप्रोच। इसका मतलब होता है कि आप अभी लिखते जाओ, जब आपके पास में जब 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 डिस्काउंट आएगा तभी आप उसको रिकॉर्ड करना। इसका मतलब क्या होता है जी? ये ग्रॉस अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है जी? आपका नेट अप्रोच है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, ये दोनों में कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। तो सर ग्रॉस अप्रोच में पहले हम अपना वो फुल सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरा सेल्स रिकॉर्ड करोगे, जब पैसे आएंगे उस वक्त डिस्काउंट देना। नेट में क्या हो रहा है कि आप डिस्काउंट उसी जिस समय सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो उसी टाइम में अपना डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो ये अपना नेट अप्रोच हो गया, ये अपना ग्रॉस अप्रोच हो गया। क्लियर हो गया, बात खत्म। ये एकदम सिंपल सी दो चीजें मैंने अभी तक आपके साथ कवर की है। तो इसमें क्या बोला? रिकॉर्ड सेल्स एट द ग्रॉस वैल्यू यूजुअली द फर्म हुज क्लाइंट जनरली डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ द डिसीजन डिस्काउंट। आपको लगता है कि बंदा आएगा कब देगा पैसा कब नहीं देगा, तो आपके लिए इट्स नॉट गुड टू गो विद द नेट अप्रोच। अदरवाइज आप एक्सेस डिस्काउंट दे दोगे, अदरवाइज आप क्या कर लोगे? एक्सेस डिस्काउंट आप दे दोगे। ठीक है, लेकिन नेट अप्रोच में क्या होता है कि आपको नेट ऑफ डिस्काउंट देना है। यानी क्या आपने क्या होता है कि जब आपको लगता है कि आपके सारे क्लाइंट जो है डिस्काउंट को अवेल करते हैं तो यू कैन गो विद द नेट अप्रोच। तो अभी तक में ये 4 चीजें जो मैंने कवर करी, इसमें कोई आपको दिक्कत है तो बताएं, बताएं, बोले बोले बोले। नहीं नहीं, हमने ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया। अभी आप यहां से शुरू करें। हाँ 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 भाई साहब, आप जब डिस्काउंट देते हो कैश डिस्काउंट, तो आप किस कंडीशन पे दोगे? देयर इज अ टू वे ऑफ डूइंग इट। एक तो आपने कन्वे कर दिया होगा कि भाई जब तुम पैसे दोगे 5 दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में तभी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये कोई ओपन ऑफर नहीं होता है कि जब भी पैसा ला के दोगे तब भी आपको डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट इज ऑलवेज विथ सम क्लॉज, उसके अंदर कोई कोवेनेंट होता है। बिना रीजन, बिना पर्पस के आप क्यों, आपको बोल दिया कि आप क्यों डिस्काउंट दे रहे हो। रीजन इज वेरी क्लियर, यू वांटेड द पेमेंट इमीडिएट। आपको क्या चाहिए था? पेमेंट अभी चाहिए था ना, जल्दी चाहिए ना। यू कैन नॉट ओपन दिस फॉर होल ईयर ना। आप इस साल का पैसा जब अगले साल रिसीव करो तो व्हाई यू आर गोइंग टू गिव डिस्काउंट? ये कोई वो लंगर कुछ थोड़ा चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो देखो, ग्रॉस में आपने क्या किया? आपने पूरा सेल रिकॉर्ड किया 10,000 का 10,000 का। ठीक है, आपकी जो डिस्काउंट जब होगी, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसके रिकॉर्ड एज इफ डिस्काउंट वोंट बी टेकन। आपको ग्रॉस में क्या रिकॉर्ड करना है कि हमने एज इफ ऐसे रिकॉर्ड करना है कि भाई साहब मैंने कोई डिस्काउंट अभी तक लिया नहीं है। लेकिन अगर मैं नेट के अप्रोच को करता हूं तो मैं क्या करूंगा?
जब मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा तो इसने बोला ग्रॉस में आप 10,000 पे रिकॉर्ड करो, लेकिन नेट पे 9,800 पे आप रिकॉर्ड करो। इसका मतलब कि एज इफ आपने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे इसने हमको यहाँ पे बता भी दिया कि हाँ एज इफ ऐसे रिकॉर्ड करो कि आपका ये जो नेट अप्रोच ये है कि एज इफ ऐसे रिकॉर्ड करो कि आपने ऑलरेडी यहाँ डिस्काउंट कर दिया, तो आप 85 पे अपना सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, या सेल्स माइनस डिस्काउंट और AR 85 पे रिकॉर्ड हो गया। तो दिस इज लाइक अ नेट अप्रोच। ठीक है, अब बात आती है, बोले नहीं किया पता है मेरे को, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए तो लिख के दिखा दिया ना कि ये क्यों डिस्काउंट लिया मैंने। ठीक है, रिकॉर्ड एज इफ डिस्काउंट हैज नॉट बीन टेकन, या फिर ग्रॉस अप्रोच में जब पैसे आएंगे तब आप उसको डिस्काउंट दे दीजिएगा। व्हेन यू रिसीव द मनी अंडर द ग्रॉस अप्रोच, तो आप उसको डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, जब पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी आपने क्या किया था, आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, कब, जब आपके पास में पैसे आ गए तब। ठीक है, खत्म हो गया बात। आ जाइए, तो यहां तक हमने अभी तक जो सिर्फ किया वो क्या किया कि हमने पैसे सिर्फ रिकॉर्डिंग करी और पैसे रिसीव करना सिखा दिए। पैसे आपने रिसीव कर लिया, जब आपके पास पैसे वो लेके आएगा आपने उसको पैसे के रिसीविंग की एंट्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम नेट में किया, नेट में मैंने किया और अगले ने डिस्काउंट के पैसे नहीं दिए, अगले को मैंने बोला था कि तुम 10 जनवरी तक पैसे दे देना। दिस नेट की रिकॉर्डिंग हुई थी कि यू हैव टू मेक द पेमेंट, you have to make the payment by 10th Jan 2021, but he is not able to do that। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने जो डिस्काउंट जो पहले उसको दिया था, ये डिस्काउंट को हम रिवर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को रिवर्स करेंगे, एंड माई AR विल अगेन विल डेबिट, एंड हियर आई विल राइट डिस्काउंट क्रेडिट। इट इज लाइक, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट क्रेडिट मीन्स नाउ ही his right of getting the discount is being forfeited. His right of getting discount is being forfeited. अभी आपको इसमें एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं। आपने जब ये ग्रॉस किया था तो आपको कोई मसला नहीं था, अगला पैसा देता, आपने उसको पैसे जब रिसीव किए आपने डिस्काउंट उस टाइम पे दिए, गुड। लेकिन नेट में क्या हुआ कि आपने तो इनिशियली अपना AR अंडर वैल्यूड किया, बिकॉज यू थॉट दैट कि यू विल गेट योर पेमेंट विद इन द टाइम, बट एक्चुअली यू डिड नॉट गेट योर मनी। सो नाउ यू आर forfeiting the rights, forfeiting the opportunity of the customer that you are not eligible. Now you have to pay 190 dirham. Okay, you are not going to get any benefit for the discount. Are you agree with this or no? ये पॉसिबल है कि नहीं है? यस भाई, अलाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउंस फॉर बैड डेट। वाइट बैड डेट अलाउंस होगा, पहले ये बता। ओके, क्योंकि हम राइट ऑफ कर रहे हैं। आप राइट ऑफ कहाँ कर रहे हैं? पहले ये बताइए कि आप राइट ऑफ कहाँ किए? अभी तक मैं बैड डे प्रोविजन की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी मैंने आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन दिया था, ठीक है। आई हैव जस्ट गिवन यू एन ऑप्शन, पे बाय 10th of January, and I was in the assumption that you will make the payment before 10th of January. I made the AR of 85 taking the discount. Okay, जी, पर वो तो जो Now- 5 है वो तो अलाउंस हो but जाएगा। now you are not paid. You have not paid by 10th of January. You failed to make the payment. Why should I give you discount? Now I will charge you 5 dirham more.
Why should I give you discount? Because you are not eligible. You are not fulfilling the condition. अच्छा डिस्काउंट अभी डिस्काउंट है भाई साहब मैं अभी प्रोविजन डिस्काउंट बैड डेट पे तो आया ही नहीं हूँ. आई एम जस्ट सेइंग अच्छा, दैट समझ देयर इज अ गया. कंडीशन कि मैंने आपको बोला था कि आपको बाय 10th of January you have to make the payment, and now you make the payment on, and you have not done the payment. You have not done the payment. जी It means आपका जो डिस्काउंट होगा उसको क्या री इंस्टेट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है जी? डिस्काउंट को री इंस्टेट करना पड़ता है, यानी उसको उसके पुराने पोजीशन पे लाना पड़ता है, क्योंकि हमने आपको 5 रुपए का कम AR दिखाया है. ठीक है, यानी इस बार अभी मैं आपके जनवरी 10th यानी आपका डेज लैप्स हो गया. अब मेरे को वो डिस्काउंट को रीइंस्टेट करना पड़ेगा. अब नाउ आई हैव टू कीप माय AR एज 90. ठीक है आजम भाई, ये बात क्लियर है या कोई इसमें कंसेप्चुअल डिफरेंसेस कुछ आ रहे हैं तो बताएं मेरे को. नहीं मेरा भाई क्लियर है. ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, मतलब इसमें कोई छुपी हुई कोई बात नहीं है अभी तक की. जी जी आपको सारा हेलो सारा आपको समझ आई क्या? और भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर. आप कैसे हैं? आपके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आपको ये चीजें समझ आई कि नहीं समझ आई? ये डिस्काउंट की जो लॉजिक है ये क्लियर है आपकी? ये सर मेरी क्लियर है, प्रैक्टिकली मेरी क्लियर है. मतलब डिस्काउंट कब होंगे, ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं, कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर फॉर यू ना. इसकी अकाउंटिंग में भी कोई मसले? हाँ बोले बोले, 2 मिनट लगेगा. एंट्रीज में तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट ओवरव्यू दे देंगे. देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, तो बेसिकली उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती. अगर सिस्टम के लैंग्वेज में बात करें तो देयर इज नो अकाउंटिंग इन द बुक्स. बट ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट आ सके. यानी मैंने बोला कैश डिस्काउंट 5% दूंगा अगर यू आर मेकिंग पेमेंट बाय 10th of January. ठीक है, अब बुक्स में रिकॉर्डिंग के प्रोसेस होते हैं तो इसकी अकाउंटिंग होती है. तो आपको पहले या तो आप ग्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो नेट मेथड यूज कर सकते हैं. ग्रॉस मेथड यूज करते हैं बेस्ड ऑन द एजम्पशन कि जब पैसे दोगे तब डिस्काउंट दे दूंगा. नेट का एजम्पशन ये होता है कि ऑल योर कस्टमर्स आर गुड, दे आर बेसिकली पेइंग ऑन टाइम, सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग the discount recording discount additionally, you just initially in the first line you record the discount and you reduce the AR. But unfortunately some of the people have not made the payment on the due date, so now you have to reinstate the discount, you have to increase your AR. There is another way of giving the discount that you can say that 210 net 30. This is a different calculation where I wanted to explain कि अगर तुम 10 दिन के अंदर में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो you will have the discount of 2%, or else you have to pay full, but your timeline is 30 days. If you are not paying within 30 days, maybe I will charge you cost, interest and all. There may be a clause. But 210 net 30 का मतलब होता है कि 10 दिन में आ जाओ 2% मिलेगा, नहीं तो आपको 30 डेज में पूरा पैसा देने पड़ेंगे. ठीक है, फिर मैंने अपने कैलकुलेशन में मैंने बताया कि चलो एक बंदा अगर हमको विद इन 10 डेज में पैसे देता है तो हमारे पास इस सिस्टम, इस एग्जांपल पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 98% हमको पैसे आ जाएंगे. देन आई विल प्रोवाइड द डिस्काउंट ऑफ 1.5 और मेरा AR जो है 90 से स्क्वायर अप हो जाएगा. हो गया बात खत्म. अगर कोई बंदा 12th डे पे पैसा लाके देता है, लाइक ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द 2% डिस्काउंट, अब मेरे को उसको पूरा पैसा लाके देना पड़ेगा. ही विल गिव मी फुल कैश 90 दिरहम एंड माय AR विल बी रिड्यूस बाय 90. खत्म. अब एक और सवाल आता है जो कि आपने AR मैनेजमेंट में पढ़ना होता है. AR मैनेजमेंट में बोलता है कि 2 net 30 में आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनेगा. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनेगा या इफेक्टिव रेट क्या बनेगा, जो भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका क्या बनेगा. तो उसमें हमने बताया था कि आपको 10 दिन के अंदर में 98 रुपया पे करने से आपको 20 दिन के बचत होता है, और 20 दिन में आप एक्चुअल में 2 रुपया बचा लेते हो.
तो एज ए इफेक्टिवली आपके बिजनेस के लिए ये कॉस्ट कितना है, आपका इफेक्टिव कॉस्ट 37% होता है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2/98, क्योंकि 2 रुपए का डिस्काउंट है, 98 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। और आपको 20 दिन के बेनिफिट है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 365 करते हैं तो इसका एनुअलाइज्ड रेट निकल पाता है। तो एनुअलाइज्ड रेट जो निकला वो 37% हुआ। तो ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि ये आपको पार्ट 2 में है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज कि अगर कभी किसी के सामने बात आ गई कि अगर आपको कोई डिसीजन लेने पर गए कि हमको उसको 10 दिन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देन दिस वे यू कैन इवैल्यूएट योर ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस तरह से करनी होती है, ठीक है। अब बात आता है कि अब हमने चार्ज करना होता है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इसका एक अपना ही साइंस है, ठीक है। इसका एक अपना साइंस ये होता है, ये डाउटफुल डेट्स में आपको या तो सेल्स के ऊपर आपको एक परसेंटेज अलाउ करना पड़ता है, सेल्स के ऊपर। अब मैं आता हूं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वाले में, ठीक है। मान लो आपका सेल्स जो था, आप टोटल सेल्स करते हो 5000 का, टोटल सेल्स है 5000 का, और इसका कैश सेल जो होता है वो 45% है। इसका मतलब इफेक्टिवली आपके पास कैश सेल कितने का हो गया जी? इफेक्टिवली आपका कैश सेल कितने का हो गया? 250, यानी कि बाकी का जो सेल होगा वो क्या होगा? क्रेडिट सेल। हाँ, क्रेडिट सेल कितने का हुआ? 2725। इस बात पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी है, ठीक है। अब बात आता है कि कंपनी जो प्रोविजन बनाती है, कंपनी 2 अप्रोच फॉलो कर सकती है। कंपनी पहला अप्रोच ये फॉलो कर सकती है, एक कंपनी क्या करेगी, बेस्ड ऑन सेल कर सकती है, नहीं तो दूसरा कर सकती है बेस्ड ऑन AR, ठीक है। क्या अप्रोच है उसका? बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजंस बनाने के जो अप्रोच है, या तो वो सेल के बेसिस पे अप्रोच बनाएगी, नहीं तो वो AR के लेवल पे अप्रोच ये अपना डाउटफुल डेब्ट्स बनाएगी, ठीक है, प्रोविजंस बनाएगी, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इसको बोलते हैं, या अलाउंसेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको बैड डेट अलाउंस भी बोलते हैं, बैड डेट्स अलाउंसेस, ठीक है। इसके 2 नाम है, कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे वाले क्वेश्चन में कंपनी बोलता है कि आपको प्रोविजंस क्रिएट करना है, प्रोविजंस क्रिएट करना है 10% ऑफ क्रेडिट सेल, ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो आप बताओ कि आपका प्रोविजंस अमाउंट क्या होगा? अरे तो 275 आएगा। कितना आएगा जी? कितना आएगा? 275। इस बात पे किसी को कोई एतराज है? ये 275 के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? नहीं है। बट इसकी अकाउंटिंग जो होगी ना, अकाउंटिंग के एक अपने अप्रोच है, अकाउंटिंग का एक अपना अप्रोच है, ठीक है। आप इसकी जो अकाउंटिंग कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? आप इसको डायरेक्टली चार्ज, यू कैन डायरेक्टली चार्ज टू द, देयर इज अ वन वे, डायरेक्टली चार्ज टू AR account. There is another way, create provisions. Create provision. तो हम एक बार मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है क्रिएट प्रोविजंस, ठीक है, और दूसरे जगह लैंग्वेज लिखा रहता है अलाउ 10% फॉर बैड डेट्स,
there is a line this, there is another line, allow 10% for बैड डेप्ट। इस दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग जो है ना सेम है, ठीक है। तो 275 रुपए का प्रोविजन बन गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली चार्ज टू एआर करते हैं तो इस प्रोविजन की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी अंटिल देयर इज अ बैड डेप्ट। मेरी बात सुन रहे हैं? बोल रहे हैं इफ यू आर फॉलोइंग दी डायरेक्टली चार्ज टू एआर means no accounting entry for provision unless there is a actual bad debt। चलें, अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन है, actual bad debt is 200, actual bad debt is 200। so I am just following the first method। so in the first method what entry I will pass, I will say that bad debt debit and credit is what? AR। credit is what? AR will be credited by which amount? 275 or 200? 200, because for provision we won't create any entry if it is directly charging to AR. There won't be any entry for creating the provision if we are directly charging to AR. But practically this is not good. Practically this is not good फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपको हर साल अपना एक मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से प्रोविजनल एक्सपेंसेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम पे एआर का कलेक्शंस, बैड डेट, ये पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो यू कांट वेट फॉर टू एक्चुअल बैड डेट टू हैपन टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजंस का कोई बंदा डिफिनेशन दे सकता है क्या? कैन समबडी गिव द डिफिनेशन फॉर प्रोविजन? कोई भी आदमी प्रोविजन को डिफाइन कर सकते हैं? माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस डिफिनेशन। प्रोविजन इज अ सेपरेशन ऑफ प्रॉफिट टू सेव योरसेल्फ, टू सेफगार्ड यू इन द फ्यूचर with a big losses, है ना? ये ऐसा ही ना जी? चले, तो अगर if you are following the direct method, you will just pass the entry for bad debt account debit to AR. But if you are following the provisional basis, if you are following the create provision, means you are following the allowances method. Allowances method. So what entry you will pass? How many entry you have to pass? You have to pass two entry. Two entries. First entry will be allowance for bad debt account debit to bad debt account debit to allowance for bad debt या provision for bad debts. Bad debts कितना अमाउंट? 275. 275. This is the entry 1. But what about the entry 2? Entry 2 will be provision for bad debt debit to AR. कितना? 200. तो यानी if you are following the allowances method, you have to do the two entry. The second entry only you will pass if there is a actual bad debt, or else the first entry is the enough. The first entry is sufficient. अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो।
Sir, बोले भाई। I have a question. हाँ, हमने हाँ। बेडेट्स 275 के प्रोविजन क्रिएट की, हम्म। बट हमने क्लोज एट द एंड 200 की है, 75 स्टिल पेंडिंग है, मीन नेक्स्ट अरे ईयर इट बाबा, विल बी क्लोज। बैलेंस शीट आइटम बन जाएगा भाई साहब। मैं समझ रहा हूँ बैलेंस शीट आइटम बन जाएगा, लेकिन इट विल बी मीन क्लोज इन नेक्स्ट ईयर और इन फ्यूचर। मे बी इन नेक्स्ट ईयर, मे बी इन नेक्स्ट फ्यूचर, मे बी इन नेक्स्ट फ्यूचर। यस, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके। अभी अब इन द ईयर 3, ईयर टू यू हैव रिकवर्ड, वो बंदा जो है मिल गया, वो चाय के दुकान पे, यू रिकवर्ड 100 आउट ऑफ 200 बैड डेट्स। वो बंदा मिल गया एकदम सामने में, कच्ची पक्की में, ठीक है, मतलब किसी चौक पे मिल गया। अब उसने बोला भाई मैं तो पैसे नहीं दे पाया था, नाउ अब 100 दे दे रहा हूं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री? Why provision for debts? Cash to bad debts, Cash account debit to bad debts credit. AR AR क्यों? AR से अब क्या मतलब है? AR तो ऑलरेडी आपने 200 से घटा दिया था भाई। अब वो क्लोज हो AR चुका। से तो खत्म हो चुका। बैड डेप्ट रिकवरी बोल के एक अकाउंट बन जाता है भाई साहब। ये नॉमिनल अकाउंट बनता है, PL अकाउंट बनता है एक्चुअल में। हुआ क्या था आप सुनिए, ये एक्चुअल में इस लॉस के अगेंस्ट की रिकवरी है। मेरी बात सुने, ये आपने जो उस साल में जो एक्सपेंस किया ना, ये उस एक्सपेंस की एक्चुअल में रिवर्सल है। तो आप सेम अकाउंट से रिवर्सल नहीं करते, इसीलिए आप बैड डेप्ट रिकवरी डालते हैं। यानी पिछले साल आपने प्रोविजनल बेसिस पे 275 अपने बुक्स में एक्सपेंस किया था ना जी, तो ये उसके अगेंस्ट की रिकवरी है। बस इतना आसान आपको समझना है, और ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट में डाल के क्या कर लेंगे? कुछ मतलब उससे कोई ये नहीं बनेगा। नहीं मतलब देखिए, एक्चुअली हाँ बोले बोले बोले। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्लोज हो चुका है यहाँ पे, हाँ मीन वन टाइम डेबिट वन टाइम क्रेडिट, मीन इट्स क्लोज। हाँ, और बेसिकली देखिए आपको इनकम में इसको दोबारा लाना है, क्योंकि ये एक तरह से आपका वो इनकम एक्सपेक्टेड नहीं था, आपके लिए विंडफॉल इनकम हो गया, एक लॉटरी लग गई। आपने यहां पे जब एक्सपेंस किया था ना जी, तो आपने 275 का एक्सपेंस किया, तो ये एक तरह से आपके लिए विंडफुल इनकम आ गया ना जी। विंडफॉल इनकम होता है एक तरह से, हाँ भाई पैसे आ गए जी, आप क्या करने हैं। अगर आपको अब ये लगता है कि ये जो मैंने पूरे बैड डेट लगाए थे, अगला बंदा अब क्लेम आपका एडमिट कर ले रहा, बोल रहा है भाई मैं आपके पैसे दूंगा, अभी नहीं बाद में दूंगा। इफ ही एडमिट द क्लेम, अब वो आपसे मिल गया, पकड़ा गया, अब वो बोलता है मैं क्या करूं। तो आपने बोला भाई तेरे ऊपर मेरा 200 रुपया निकलता है, तो बोला ठीक है भाई मैं आपका 200 रुपया दूंगा, अभी 100 रुपया रख लो, बाकी बाद में हम 100 रुपया दूंगा। तो नाउ यू हैव टू रिवर्स दिस फुल एंट्री। इफ ही एडमिटिंग द केस, ही इज सेइंग दैट कि नाउ आई विल पे, आपका 200 है मैं देंगा, बट अभी 100 रखो, देन यू हैव टू रिवर्स दिस फुल एंट्री। आप मेरे लैंग्वेज पे जा रहे हैं, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? सर मेरे को नहीं समझ आया यहाँ पे सर। डाउट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर वो एडमिट करता है तो हम इसको रिवर्स करेंगे, और देन व्हाट विल बी। देखिए अब मैं इसका कंडीशन लिख रहा हूं, इफ ही एडमिट एंड अग्रीड टू पे 200, नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री नंबर 2 विल बी रिवर्स, एंट्री नंबर 2 विल बी रिवर्स। अब आप बोलो कि कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, मसला ये है कि अगला बोल रहा है कि मैं पूरा दूंगा आपको। ये रिकवरी जो हो रही है ना, ये यहाँ पे मान के चलिए कि इसके बाद वो पैसा नहीं देगा। नाउ यहाँ बोल रहा है कि मैं आपका पैसा है मैं दूंगा, आई विल पे। नाउ इट मीन्स अगेन यू हैव टू रीइंस्टेट योर बैड AR। सर तो इसका मतलब कि वो रिवर्स अकाउंट कैसा रहेगा, वो टू AR डेबिट 200 टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट 200 क्रेडिट। हाँ, AR to this you have to do this. ओके। But this is a case where he said that now I will pay full. This is something where you just caught him and he agreed to pay 100 and now he don't want to claim anything extra. हाँ, तो फिर वो 200 रुपया दे दिया ना, तो उसको बैड डेट रिकवरी में मारेंगे। हाँ सर इसमें फिर वो रिवर्स वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी? नहीं, फिर क्या करेंगे आप फिर? ओके ठीक है। और देखिए बोले इसमें फिर मेरा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। हाँ बोले ना, अरे कोई नहीं, क्वेश्चन है तो आंसर किया जाएगा क्या। ठीक है, अगर इसमें हम वो एग्री हो जाता है कि मैं 200 पे करूंगा, ठीक है, आपने रिवर्स कर दिया, फिर उसने 100 पे कर दिया, 100 पे किया और 100 बचा हुआ है, तो 100 जब पे किया अब AR से माइनस होगा ना। लेकिन सर अगर इन कंडीशन, ओके आई अंडरस्टैंड। अब आपने AR बढ़ा लिया ना, अब 100 पे करे, 50 पे करे, नहीं पे करे, AR में पड़ा रहे। यस ठीक है, बट CMA का जो लेवल है ना, वो 3 एंट्री में खत्म हो जाता है भाई। CMA में क्या है, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि बीइंग अ फाइनेंस अकाउंटेंट आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बीइंग अ फाइनेंस अकाउंटेंट आप जब किसी का प्रोविजंस देख रहे हो तो आपको प्रोविजन समझ में आ रहा है कि प्रोविजन क्रिएट कैसे हुआ है, इसके अगेंस्ट में डेबिट एंट्री क्या बनी होगी, इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करता है। और आपको समझना चाहता है कि आप कैलकुलेशन प्रॉपर कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। जो भी 4-5 क्वेश्चन है CMA में या 10 क्वेश्चन है, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके ठीक है, तो CMA में बहुत इजी, मतलब आपको बहुत ज्यादा आपको नहीं खटाता है, आपसे वो समझना चाहता है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया परसेंटेज ऑन सेल्स में, हमने लिखा कि चलो आपका क्रेडिट सेल्स हुआ था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपने एक 2 लाख का सेल था जिसके 70% ऑन क्रेडिट हुई थी, यानी कि 140,000 आपका क्रेडिट सेल हो गया था। उसके ऊपर आपने 4% का प्रोविजन, 4% का आपने क्या लगाना था, प्रोविजन फॉर 4% आप एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस लिखते हो। क्रेडिट का आपको लगता है कि एस्टिमेट करना होता है कि 4% आपका वो होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो आपने क्या लिखा, 1,40,000 का 4% निकालेंगे तो 5,600 आएगा। आपकी एंट्री बनेगी बैड डेब्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट इफ यू आर फॉलोइंग द विच मेथड, अलाउंसेस मेथड, जिसमें आपको डायरेक्टली यू आर नॉट चार्जिंग बट यू आर गोइंग थ्रू द अलाउंसेस मेथड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बैड doubtful debt receipt, most of the know that the probability is based on the, ठीक है, stallness of the account, stillness यानी पैसा नहीं दे रहा, उसके ऊपर है। the credit company is recognized that the probability default increasing the length of the time, क्रेडिट कार्ड के केस में सारी एग्जांपल्स दिए होंगे। दूसरा एक मेथड्स होता है दैट को बोलते हैं एजिंग मेथड। उसका क्या मेथड्स होता है, ये आपकी जो होती है वो एजिंग मेथड्स होती है। अभी तक हमने आपके साथ अभी तक जो डिस्कस करी थी वो हमने करी थी ये वाली। अब सेकंड आती है AR यानी एजिंग मेथड्स पे। तो एजिंग में एग्जाम आपके जो CMA में 2-3 क्वेश्चन है जो एजिंग बेस्ड है। ठीक है, वो बोलता है कि आपका एजिंग दिया हुआ है 10,000 का दिया हुआ है अप टू 30 डेज, तो अप टू 30 डेज है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है नुकसान होने की, क्योंकि सारे रिसेंट होते हैं। फिर बोलता है कि 2,000 जो है इसकी जो होती है इसकी 30 to 60 डेज की आउटस्टैंडिंग है, लेंथ ऑफ दी आउटस्टैंडिंग, जिसको हम एजिंग बोलते हैं।
एजिंग मतलब लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो इस पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लो कंपनी बोलता है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ 2% के लॉस होने का चांसेस रहता है। कितना परसेंट का? 2% का सिर्फ आपका लगता है कि चांस है कि 2% डूब जाएगा, और इसके ऊपर का है आपका मान लो 5000 का, जो कि मोर देन 60 डेज है, मोर देन 60 डेज है, यानी कि ये लॉन्ग आउटडेटेड AR है। और यहाँ पे आपके चांसेस है कि आपको 3% का नुकसान जाने वाला है, यू आर एस्टिमेटिंग 3%। तो अब आप जो अपनी जो कैलकुलेशंस करेंगे प्रोविजन अमाउंट निकालने के लिए, वो क्या करेंगे? 1000 के ऊपर 0%, 2000 के ऊपर 2% और 5000 के ऊपर 3%। ये समझ आई कि ये कैसे काम हुआ? सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किए ये? अरे वो क्वेश्चन हाँ, में एक दिया बार रहेगा, बता वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको नहीं दिमाग Okay. लगाना है। वो इसलिए कि हर कंपनी की एक अपनी वो होती है, मतलब डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे। ओके अगर ये फार्म बिजनेस है तो कम कम क्रेडिट पीरियड है, अगर ये कपड़े का बिजनेस है तो ज्यादा क्रेडिट पीरियड होगा, क्योंकि कपड़ा तो खराब नहीं होता ना, फार्म प्रोडक्ट खराब होता है, तो उसमें क्रेडिट पीरियड कम देते हैं ना। तो आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो कैसे निकाल दें? वो एग्जाम में एकदम ये क्लियरली, ये डिफॉल्ट के परसेंटेज एग्जाम में या जो भी आपके 2-3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, उसमें डिफॉल्ट के परसेंटेज दिए होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, AR मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट परसेंटेज, तो आपको बैड डेप्ट का एस्टिमेटेड पता चल जाता है, एस्टिमेटेड बैड डेप्ट या एक्सपेक्टेड जो भी बोलो, आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आप एस्टिमेटेड बैड डेप्ट कैसे निकालेंगे? आपने 1000 के ऊपर 0%, क्योंकि हर बंदा पैसा दे दे रहा है, देयर इज अ 0 चांस ऑफ डिफॉल्ट। 2000 वाले पे आपको 2% ऑफ चांस ऑफ डिफॉल्ट है, यानी 40 रुपए का लॉस होने वाला है। 5000 के ऊपर 3% चांसेस ऑफ डिफॉल्ट है, यानी कि 150 रुपए का लॉस होने वाला है। ऑल टुगेदर आपको जो प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो कितने का बनाना पड़ेगा? 190 का बनाना पड़ेगा। तो ये सेकेंड मेथड है जिसको हम बेस्ड ऑन AR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन AR, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक वर्किंग दी थी, तो यहाँ पे देखिए 60 दिन से ऊपर वाले पे क्या बोल रहा है? 5% की डिफॉल्ट रिस्क है, 5% का रिस्क है। इसका मतलब है 2.5 मिलियन का 5% मतलब 1,25,000। 60 से 90 के ऊपर 10% का डिफॉल्ट रिस्क है, यानी कि 1,20,000, 1.2 मिलियन का। 90 डेज के ऊपर 20% का डिफॉल्ट रिस्क है, इसका मतलब है 2 लाख, यानी 445,000 का आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। यस सर ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो हम परसेंटेज, ये जो AR मेथड्स बनाते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के बीच का जो, यानी कि अभी आपने बनाया ये नया प्रोविजंस में आपको 190 का अभी बना, ठीक है। ये 190 मेंटेन करना चाह रहा है बिकॉज ही वांटेड टू मेंटेन, पर वो पिछले साल पे लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। दिस इज फॉर द करंट ईयर, क्योंकि ये AR के ऊपर है। किसके ऊपर है? AR के ऊपर है। तो लास्ट ईयर में उसका मान लो कि ये 500 थे, ये 1500 थे और ये 3000 थे। इसका मतलब लास्ट ईयर में जो उसके पास जो था प्रोविजंस जो था वो कितने का था? अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितने का था? 39 का। अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। स्पेलिंग मेरा थोड़ा सा खराब है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं भाई। कोई बात नहीं सर। तो ये हो गया। तो अब ये जो सिचुएशन होता है ना, इसमें जब आपको बैड डेट प्रोविजन बनाना पड़ेगा, वो कितना अमाउंट से बनाएंगे बताइए? और ईयर 2 आप कितना से बनाएंगे बताइए? दिस इज फॉर ईयर 2। ईयर 1 के लिए अगर ये एक ट्रिकी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जो जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप जब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो बेस्ड ऑन AR है या बेस्ड ऑन सेल प्राइस है, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए आई वांट टू
फोकस करना चाहा मैं, आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि पहले वाले केस में तो आपको पता था कि आपने जो सेल किया और आपको बोल दिया कि 10% का अलाउंसेस देना है, यानी इट वाज वेरी सिंपल कि जितना क्रेडिट सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 10%, अलाउंसेस बन गया, खत्म। ओके। सेकेंड सिचुएशन ये है कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा रहता है ओपनिंग बैड एंड डाउटफुल प्रोविजन इज 39 एंड हियर इज द एआर एंड डिफॉल्ट रेट, हियर इज द एआर विद द डिफॉल्ट रेट। इसका मतलब आप उस पे कैलकुलेट करके 190 निकाल लीजिएगा। अब सवाल आपसे पूछेगा कैन यू प्रोवाइड व्हाट इज द बैड डेट एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड फॉर द ईयर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके लिए मैं आसान सा तरीका बता दे रहा हूं, आपने ऐसे लिखना है सॉरी, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। कैसे लिखना है? दोनों में फर्क था। जो दोनों में फर्क है, जो क्रेडिट सेल्स के ऊपर है वो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई होता है, लेकिन जो एआर बेस्ड होता है वो 2 पीरियड के बीच के बैलेंस को बोलते हैं कि आपको न्यू प्रोविजंस जो क्रिएट करना पड़ेगा, बैलेंस अमाउंट का क्रिएट करना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट का मतलब नया जो प्रोविजंस का बैलेंस मैंने खड़ा किया वो, जो पुराने बैलेंस थे वो, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दिया है। एकदम लिखा है कि जब आपको एआर अकाउंट रिसीवेबल, अगर आप डाउटफुल रिसीट्स परसेंटेज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजिंग शेड्यूल्स कंप्यूट करना पड़ेगा एंडिंग बैलेंस के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि डाउटफुल के लिए नोट द एजिंग शेड्यूल्स अलाउंस फॉर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिनिंग एंड द एंडिंग बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस, यानी कि पुराना वाला और नया वाले का जो डिफरेंस होता है उसी का आपको जर्नल मारना पड़ेगा। किसका जर्नल मारना पड़ेगा? पुराना और नया वाले का जर्नल मारना पड़ेगा। यानी कि पुराना वाले में 375 था, नया बैलेंस 445 आया, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर बैड डेट एक्सपेंसेस। दैट इज द ओनली थिंग्स वेयर द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू द AR basis. When it comes to the sale, it is always go directly percentage. You don't need to do any other calculations. ठीक है? अब आप कोई सवाल है तो हाँ, अरे छोटा बड़ा सब डाउट पूछे। ये मतलब आपने राइट ऑफ के बारे में थोड़ा बोलिए, क्या कब करते हैं हम राइट ऑफ? कोई राइट ऑफ हम नहीं करते हैं। कहाँ हम राइट ऑफ किया कुछ? हमने बोला जो एक्चुअल बैड डेब्ट हुआ तभी आप जाके एआर माइनस कीजिएगा, हो गया, बात खत्म। और कुछ ऑप्शन नहीं बताया है। राइट ऑफ करने का एक ही तरीका है कि जब एक्चुअल बैड डेब्ट जितना का हो गया उतना का राइट ऑफ कीजिएगा। पर आप बोल रहे थे कि अगर वो बीच में पे कर दिया है तो तब उसको अकाउंट करेंगे। अकाउंट फिर से नया क्रिएट करने का नहीं है, बैड डेब्ट रिकवरी के अकाउंट से उसको रूट कर दीजिए, हो गया, बात खत्म। सिंपल मैंने आपको बताया है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। तो एक बार अगर बैड डेट हो गया तो उसको राइट ऑफ करना है। हाँ, उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, उसको अगेंस्ट में, वो तो राइट ऑफ हो गया, बैड डेट में खत्म हो गया। अब बाबा पैसे आ गए तो कैश टू रिकवरी में डाल के इनकम स्टेटमेंट में ले जाइए, खत्म हो गया बात। अच्छा, क्योंकि मैंने एक आज राइट ऑफ के सवाल देखे। कहाँ पूछ ले? किताब में पूछे थे क्या? नहीं, वो मतलब सीएमए। अच्छा, सीएमए के सवाल में राइट ऑफ के सवाल थे क्या? राइट बैक के सवाल थे या राइट ऑफ के सवाल थे? नहीं, राइट ऑफ के सवाल। कितना राइट ऑफ होता है? तो कितना राइट ऑफ जो होता है वो एक्चुअल में वो सवाल आपसे ये सवाल पूछता है, कितने का प्रोविजन बनाओगे, एक्चुअल में सवाल इसका पूछता है वो। ठीक है, ये जो एक्चुअल बैड डेट इज नॉट योर राइट ऑफ फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कितने का नया बैड डेट प्रोविजन बनाओगे, कितने का आप बैड डेट का एक्सपेंस में डेबिट करोगे, कितने का एक्सपेंस में आप डेबिट करोगे। दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, जो एक्चुअल बैड डेप्ट होगा उसकी ये एंट्री बनेगी कि हाँ भाई साहब केरा एक्चुअल में जितना बैड डेप्ट गया है, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट उतना का डेबिट करना पड़ेगा और साथ में उतना ही से एआर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं ये भेज दे रहा हूँ, दोनों को आपने एक बार रीड करके देखना है और नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन एंड देयर इज अ वन थिंग लेफ्ट इज कॉल्ड द deferred tax and deferred liability from this section. ठीक है भाई, बाकी